हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं? आशा करते बेहतर होंगे और घर पे रह करके अपनी तैयारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म स्मार्ट क्लासेस का बेहतर तरीके से आप डेली उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि हमारा चैनल ठीक है आपके लिए बेहतर से बेहतर और अच्छे योग्य अनुभवी अध्यापकों द्वारा आपको क्या करता है, सारे सब्जेक्ट के हर टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आज इम्पोर्टेंट होने वाला है और कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे जीवों में जनन, ठीक है, क्या पढ़ा रहे थे? जीवों में जनन। उसी जीवों में जनन को आज हम कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर खत्म कर दें। ठीक है, लगभग अभी तक आपको 4 वीडियो इस चैप्टर की दी जा चुकी होंगी और ये 5वां होगा और इस 5वें वीडियो में हम एक चैप्टर को खत्म कर देंगे। छोटा सा चैप्टर था लेकिन बहुत ही इंट्रोड्यूसिंग वीडियो था जो कि अबाउट रिप्रोडक्शन था। ठीक है, अर्थात जनन क्रिया के संबंध में, ठीक है, एक तरह से कह लीजिए कि परिचय, एक इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो था। ठीक है, तो आज उसी वीडियो के अंतर्गत हम लास्ट हेडिंग्स, लास्ट टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बात और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो इस वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप में डिस्कस कर ले। ठीक है, ताकि सबको, आपके जो साथ पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उनको भी वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो आज ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन फिर से दे रहे हैं, फिर उसके बाद टॉपिक्स पे चल रहे हैं। इंस्ट्रक्शन ये है दोस्तों कि मैंने कहा जो भी आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाए, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे कि का प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? नोट्स बनाओगे। ठीक है, ये नोट्स आपको, अगर हर वीडियो की आप नोट्स बना लोगे तो ऐसे ही एक निश्चित समय बाद आपको क्या होगा, आपको ज्यादा भारी भी नहीं पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा करके एक नोट्स तैयार हो जाएगा और परीक्षा के दौरान, परीक्षा के समय आपको यही नोट्स क्या करेगा, पूर्ण रूप से आपको, जब टाइम आपके पास कम बचेगा, 10 दिन 5 दिन, तो उस समय ये रिपीट करने में आपको मदद करेगा। ठीक है, हालांकि अभी आप हमारा रेगुलर वीडियो देखिए और देख करके जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, अपना नोट्स तैयार करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो सब्जेक्ट बायोलॉजी है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और चैप्टर, जो पहला चैप्टर चल रहा है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन से लिविंग बीइंग्स, इसी के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया है, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अभी तक मैंने आपको, ठीक है, जनन के अंतर्गत जीवन अवधि पढ़ाया है। ठीक है, जीवन अवधि अर्थात लाइफ पीरियड पढ़ाया है, जिसमें आपको बताया है किसी जीवधारी का एक निश्चित जीवन अवधि होता है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो बीच की अवस्था, जो समय है, जो टाइम है, उसको हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, मानव की जीवन अवधि 100 साल बताया था। पेड़ पौधों में पीपल का आपको 25 वर्ष बताया था, आम के पौधे का 2.5 वर्ष बताया था, गुलाब के पौधे का 7 वर्ष, धान के पौधे के 3 से 4 महीने बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको क्या किया था, बताया था। ठीक है, अब इसी के बाद हमने आपको इसमें जनन हेडिंग ही पढ़ाया कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, या वंश परंपरा बनाए रखने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जनन में आपको 3 कैटेगरी बताई मैंने। कायिक जनन बताया, इसको वर्धी जनन भी कहते हैं, फिर लैंगिक जनन, फिर अलैंगिक जनन। ये 3 प्रकार के जनन को हमने यहाँ पे क्या किया, क्लियर किया। तो उसमें मैंने कायिक जनन आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चूंकि आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है ये, इसलिए मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। तो कायिक जनन माने होता है, काय माने शरीर, जनन माने किसी जीव को जन्म देना, यानी जब किसी पौधे में शरीर द्वारा, यानी जड़, पत्ती, तने के माध्यम से अगर कोई नया प्लांट उत्पन्न किया जा रहा है तो उस प्रक्रिया को हम कायिक जनन या वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको अलैंगिक जनन पढ़ाया। ठीक है, अब अलैंगिक जनन में क्या होता है, मैंने कहा कि ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए किसी एक ही जीव की आवश्यकता होती है, 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में भी मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार के आपके जनन बताए, जिसमें आपको मैंने द्विविभाजन बताया। ठीक है, विखंडन विधि द्वारा बताया, जिसे पुनरुत्थान भी कहते हैं, फिर कलिका निर्माण द्वारा बताया। ठीक है, फिर बाई बडिंग बताया, आपको मुकुलन द्वारा बताया। ठीक है कि नहीं, ये और बीजाणु जनन, ये 5 प्रकार के जनन को मैंने अलैंगिक जनन के अंतर्गत बताया। ठीक है,
और कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि अलैंगिक जनन के लाभ और हानि भी पूछे जाते हैं पेपर में, तो उसको भी मैंने डिस्कस किया कि लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने उसको भी क्या किया, क्लियर कर दिया। अगर हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट से या एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखाया था, नोट कियोगे कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतानें होती हैं वो अक्सर क्लोन कहलाती हैं। क्यों? ठीक है, क्लोन का मतलब होता है जीरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी जिसे कहते हो। जैसे आपका कोई पेज है, सपोज करिए ये आपका कोई पेज है, ठीक है कि नहीं, दिख रहा है, ये आपका क्या है, कोई पेज है। अब इसी पेज का हम क्या करते हैं, अगर हम इसी को जीरोक्स कराएंगे 2 कॉपी, तो एकदम हूबहू ऐसे ही आपको उस कॉपी में, अगर यहाँ पे गलती से पॉइंट लग गया है पेन से, अगर यहाँ गलती से पॉइंट पेन से ऐसे लग गया है, तो जो जीरोक्स कराओगे दोस्तों उस पर भी ये आ जाएगा, यानी हूबहू होगा। तो ठीक वही होता है अलैंगिक जनन से जो संतानें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उस संतान में सारे लक्षण पेरेंट्स के समान होते हैं, एक भी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें क्या कहलाती हैं, क्लोन कहलाती हैं। ठीक है, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग लैंगिक जनन के द्वारा संतानों को उत्पन्न करते हैं, तो उसमें जो संतान हमारी होगी, हमारी आपकी जो संतानें होगी, वो हमसे आपसे कुछ ना कुछ लक्षणों में भिन्न होंगे, रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई पक्का भिन्न होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये क्या है, अलग हो गया। लेकिन अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें क्लोन कहलाती हैं। क्यों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको मैंने बताया क्योंकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों के लक्षण अपने पेरेंट्स के हूबहू 100% क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, मिलते हैं, दोनों एक दूसरे की 2 कॉपी लगते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आज के इस चैप्टर के लगभग लास्ट हेडिंग की चर्चा करें, जिसमें लिंगी जनन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लिंगी जनन पढ़ना है, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। लिंगी जनन या इसी को लैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, लैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है कि परिभाषा पहले देखते हैं। ठीक है, वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए, भाई ये क्या है, लिंगी जनन है तो जनन है ना, तो जनन में क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। तो वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए 2 भिन्न जीवों या कारकों, अर्थात एक नर और एक मादा की, या 2 भिन्न कोशिकाओं के संयुग्मन की, संयुग्मन माने मिलने की क्या होती है, जिस आवश्यकता होती है। ठीक है, तो नर जनन कोश क्या और मादा जनन कोश क्या। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये दिमाग में रख सकते हो कि लैंगिक जनन जो होता है उस विधि द्वारा संतान उत्पन्न करने के लिए 2 कारक की आवश्यकता पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हम लोगों में जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है वो हम अकेले संतान नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, या हमारे जो ग्रुप में फीमेल्स हैं वो चाहे तो अकेले संतान नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, संतान के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए 2 भिन्न कारक या जीव, अर्थात एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। अगर यही लैंगिक जनन प्लांट में हो रहा है तो वहां भी 2 भिन्न कोशिकाओं के संयुग्मन की, ठीक है, आवश्यकता होती है। उस 2 भिन्न कोशिकाओं का जो नाम है वो क्या है दोस्तों, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका के आपस में मिलने से ही क्या होता है, बेबी निर्माण होता है, संतान निर्माण होता है, जिसे लैंगिक जनन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है, लैंगिक जनन के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लैंगिक जनन कहते हैं। तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट में मोटा मोटा याद रखना है, ठीक है, कि लैंगिक जनन में 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वो भी दोनों भिन्न, ऐसा नहीं मेल मेल फीमेल फीमेल, एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसमें, एनिमल्स में। अगर यही लैंगिक जनन प्लांट में हो रहा है तो वहां भी 2 भिन्न कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक नर जनन कोशिका और एक मादा जनन कोशिका, ठीक है, कहलाती है। दोनों के आपस में संयोग करने से ही नए प्लांट, नए जीव की उत्पत्ति का क्या होता है, आधार होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। क्या होती है, जटिल प्रक्रिया। जैसा कि मैंने यहाँ कहा कायिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, कायिक जनन और अलैंगिक जनन जो थे उसमें कोई बहुत बृहद प्रोसेस नहीं होता संतान उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, बहुत कम समय में, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड समय में
ठीक है, 2-4-6 दिन में नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लैंगिक जनन होता है, अगर आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी जीव के बीच में हुआ तो उससे संतान उत्पन्न होने में 2-4-6 दिन नहीं लगते हैं, कम से कम महीनों लग जाते हैं। 4-6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने ऐसे लग जाते हैं जंतुओं में, जीवों में। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इतना लंबा समय क्यों लगता है? क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है। प्रजनन अर्थात नर मादा युग्मक के आपस में प्रजनन करने के बाद भी बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत जो बॉडी में संपन्न होती हैं, तब जाके शिशु निर्माण होता है। और शिशु निर्माण की प्रक्रिया भी क्या होती है, एक लंबे समय तक चलती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है वो क्या होता है, बोलो, एक जटिल प्रक्रिया होती है। और यह लैंगिक जनन प्रायः उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है या उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, तीनों जनन में कायिक जनन और अलैंगिक जनन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में कंप्लीट होते हैं 99%। हालांकि अलैंगिक जनन हाइड्रा नामक जंतु में भी पाया जाता है। अगर उस सबको छोड़ 99.99% क्या होता है, कायिक और अलैंगिक जनन का होता है, प्लांट में कंप्लीट होता है। ठीक है, और लैंगिक जनन जो होता है ये 99 एनिमल में, ठीक है, और कुछ प्लांट में क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो उसमें जो होता है वो लैंगिक जनन ही होता है। वो चाहे आपका कुत्ता से लेके बंदर तक, भेड़ से लेके बकरी तक, मानव से लेके गधे तक, सबके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। उसी जनन के उपरांत अपने आने वाली संतानों का निर्माण या जन्म देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें कि दूसरी हेडिंग जो आज पढ़ेंगे, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। ठीक है, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं अर्थात इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब लैंगिक जनन होता है अर्थात मेल फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं बेबी निर्माण के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, तो उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना है। तो यहाँ पे देखते हैं लैंगिक जनन, जो कि मैंने कहा प्रायः क्या है, जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जटिल प्रक्रिया का मतलब इसमें कई घटनाएं होती होगी, इसीलिए तो जटिल है। जटिल प्रक्रिया होती इसलिए इसमें प्रायः निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। अर्थात लैंगिक जनन में क्या होता है, एक नहीं बल्कि निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन सी? दो मुख्य रूप से घटनाएं घटित होती हैं। निषेचन से पूर्व घटनाएं, फर्स्ट निषेचन से पूर्व घटनाएं, और दूसरा क्या है, निषेचन के बाद घटनाएं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट और बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन से पूर्व घटनाएं, निषेचन के बाद घटनाएं। दोस्तों याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन के प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए, तो आपको दो घटनाएं हैं, एक निषेचन से पहले और एक निषेचन के बाद। तो पहले ये समझिए कि निषेचन क्या होता है। निषेचन लैंगिक जनन के क्रिया का ही एक भाग होता है। निषेचन का मतलब जैसे मैंने यहाँ कहा कि लैंगिक जनन में दो भिन्न कारक नर मादा की आवश्यकता होती है या दो भिन्न कोशिकाओं के संयुग्मन की आवश्यकता होती है। तो जो दो भिन्न कोशिकाएं होती हैं अर्थात नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका, इनका आपस में मिलना, जब ये आपस में मिलती हैं नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका, जिसे नर युग्मक मादा युग्मक भी कहते हैं, जब ये मिलते हैं ना तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। तो इसके मिलने की क्रिया को और 2n जाइगोट बनाने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो वही कह रहा है, निषेचन के पहले अर्थात जब लैंगिक जनन होता है तो नर मादा युग्मक जब मिलते हैं, कोशिका मिलती है, तो इसके पहले भी कुछ घटनाएं होती हैं और उसके मिलने के बाद भी घटनाएं होती हैं। तो आइए देखते हैं निषेचन के पूर्व कौन सी घटना होती है। ठीक है, निषेचन से पूर्व कौन सी घटना होती है। तो लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मकों के संयोजन अर्थात मिलने से पहले जो घटना होती है उसे निषेचन से पूर्व होने वाली घटना कहते हैं। ठीक है, निषेचन का मतलब नर और मादा कोशिका या युग्मक का मिलना। तो नर व मादा युग्मक के कोशिका के मिलने से पहले जो जो घटनाएं होती हैं बॉडी में, जननांगों में, उसी को निषेचन से पूर्व घटना कहते हैं। अब सवाल उठता है कौन सी घटना होती है, तो उसका डिस्कस भी यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, जो इस प्रकार क्या होता है, युग्मक जनन होता है और युग्मक स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा
कि जो लैंगिक जनन की घटना है वो दो घटना, निषेचन से पूर्व, निषेचन के बाद। तो निषेचन से पूर्व घटना के अंतर भी दो घटनाएं होती हैं, एक युग्मक जनन होता है और एक युग्मक स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो जो युग्मक जनन होता है उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं और दूसरा युग्मक स्थानांतरण इसे गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब युग्मक जनन क्या होता है, इसे रटना नहीं है। जनन माने होता है एक तरह से निर्माण करना, युग्मक माने युग्मक। ठीक है, अब आप सपोज करिए कि एक नर और एक मादा जब आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है, नर के जननांगों में कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं और मादा के जननांगों में कुछ कोशिकाएं हैं। तो जब कोई नर मादा के साथ प्रजनन करता है, सेक्सुअल रिलेटेड करता है, तो नर जननांग में जो कोशिका है, ठीक है, वो स्पर्म और शुक्राणु के रूप में क्या होता है, निकल करके मादा जननांगों से होता हुआ मादा जनन कोशिका के पास। भाई लैंगिक जनन क्या है, जिसमें दो कोशिकाएं मिले, नर जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका। तो ये नर जनन कोशिका नर जननांग में बनता है, शुक्राणु के रूप में, स्पर्म के रूप में, वीर्य के रूप में, और मादा जनन कोशिका जो है वो अंडाणु कहलाता है, ये मादा के अंडाशय में बनता है। तो दोनों जब तक मिलेंगे नहीं तब तक क्या होगा, बेबी फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए नर को मादा के साथ प्रजनन करना पड़ता है। ठीक है, चूंकि नर मादा के साथ कर रहा, दो लोग हैं इसलिए लैंगिक है। तो जब लैंगिक प्रजनन करते हैं तो उस दौरान नर के जननांगों का जो शुक्राणु है वो निकल करके मादा के अंडाणु के पास पहुंचता है। ठीक है कि नहीं, और पहुंच करके क्या करता है, 2n जाइगोट बनाता है। वही जाइगोट बाद में भ्रूण और बच्चे के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो आप बताइए कि किसी जीव में पहले लैंगिक जनन अगर होना है तो उसमें भाई क्या है, नर में शुक्राणु होना चाहिए, मादा में अंडाणु होना चाहिए। ठीक है, तो जनन के पहले शुक्राणु बना होना चाहिए। ठीक है, मादा में अंडाणु बना होना चाहिए। ठीक है, जैसे 12 साल के पहले के जो बच्चे हैं, 10 साल के, उनमें क्या होता है, उनको अगर शादी विवाह कर दो तो संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जननांगों अभी शुक्राणु और अंडाणु नहीं बना है, अर्थात शुक्र जनन कोशिका, अंड जनन कोशिका का निर्माण नहीं, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए उनके प्रजनन से कोई बेबी उत्पन्न होने वाला नहीं है। क्योंकि नियम कहता है कि लैंगिक जनन करना है, पहले नर की बॉडी में नर जनन कोशिका बनना चाहिए अर्थात शुक्राणु, और मादा के कोशिका में मादा जनन कोशिका बनना चाहिए अर्थात अंडाणु। जब ये बन जाएगा तब वो प्रजनन योग्य होते हैं, तब रिप्रोडक्शन करते हैं, तब यह कोशिका मादा के जनन कोशिका से मिलकर बेबी या भ्रूण का निर्माण या जाइगोट का निर्माण करती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पहला युग्मक जनन, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं। तो जीवों में जननांगों में, तो जो जीव होते हैं उनमें जननांग होता है जनन करने के लिए, जिसे नर व मादा जननांग कहते हैं। ठीक है, तो जीवों में जननांगों में युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण मतलब जनन कोशिका। ठीक है, अगर मादा है तो मादा जनन कोशिका, अगर नर है तो नर जनन कोशिका, ठीक है, के निर्माण एवं विभेदन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, सिंपल लाइन में याद रखना, युग्मक जनन, रटना नहीं, युग्मक जनन, युग्मक जनन मान निर्माण, अर्थात युग्मक निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। अब युग्मक निर्माण कहाँ होता है, नर में भी होता है और मादा में भी होता है। तो नर में होता है तो उस युग्मक को नर जनन कोशिका कहते हैं, और मादा में अगर ये कोशिका बन रहे तो उसे मादा जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यह युग्मक जनन प्रायः अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कहीं कंपटीशन से लेके आपके बोर्ड एग्जाम में कि युग्मक जनन किस विभाजन द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अब इसका डिटेल बताएं क्यों। ठीक है, पहले ये याद रखना, नोट कर लो कहीं पे कि जो युग्मक जनन होता है अर्थात जो युग्मकों का निर्माण होता है, नर मादा युग्मक या नर मादा कोशिका या शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होता है, वो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और इस क्रिया में नर जननांगों में, ठीक है, चूंकि ये नर में भी होता है, युग्मक जनन नर में भी हो रहा है, मादा में भी हो रहा है, तो नर में होगा तो क्या बनेगा और क्या कहेंगे, मादा में होगा तो क्या बनेगा और क्या कहेंगे। तो यह क्रिया जब नर जननांगों में होती है तो उसमें नर युग्मक अर्थात नर जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, और इस क्रिया को नर युग्मक जनन या शुक्र जनन भी कहते हैं। ठीक है, तथा यही क्रिया जब मादा में होती है
तो उससे जो कोशिका बनता है उसे मादा युग्मक या मादा जनन कोशिका का निर्माण होता है, उसे मादा जनन कोशिका कहते हैं। और इस क्रिया को अंड जनन कहते हैं, oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं या मादा युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, और ये युग्मक प्रायः जो होते हैं जनन कोशिका होती है। ठीक है, जो नर युग्मक, मादा युग्मक अर्थात अंडाणु, शुक्राणु, ये क्या है? जनन कोशिका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जनन कोशिका कहलाती हैं। ठीक है, और इसी के संयोजन से अर्थात मिलने से, अर्थात निषेचन, मिलना, नर मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उसी को संयोजन या निषेचन कहते हैं। निषेचन से क्या होता है? दोनों जब नर मादा कोशिका मिलती है तो जो बनता है उसे युग्मनज अर्थात 2n जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और यह युग्मक नर व मादा दोनों में जो होता है वो क्या होता है? आगुणित होता है अर्थात हैप्लॉइड होता है, यह व्यक्त करते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब, अब आपसे पूछे जो नर जनन कोशिका अर्थात नर युग्मक जो शुक्राणु है और जो मादा जनन कोशिका अर्थात अंडाणु है या मादा युग्मक है, वो क्या है? एक प्रकार की कोशिका ही तो है। तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो अगुणित होती है। अगुणित का मतलब जैसे सिंपल कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो उसका आधा होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा कि इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन से इसका निर्माण होगा तो जो कोशिका बनेगी, जो शुक्राणु अंडाणु बनेंगे, उसमें गुणसूत्र आधा होगा। ठीक है, आधा क्यों होता है कि अगर सपोज करिए 46 होगा और दोनों जब मिलेंगे नर मादा युग्मक कोशिका तो दोनों से जो कोशिका बनेगी 46 दूना 92 गुणसूत्र वाला जीव बनेगा, तो मानव नहीं बल्कि दानव पैदा हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन करके उनको मिलने से पहले उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी कर दी और 23-23 कर दिया। जब दोनों मिलेंगे 23-23 46 और एक मानव कोशिका में 46 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया? आपका युग्मक जनन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? युग्मक जनन। तो नर और मादा दोनों युग्मक में आगुणित होते हैं ये कोशिकाएं और इनमें अर्थात गुणसूत्रों की संख्या क्या होती? आधी होती। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण की। जैसा कि मैंने कहा कि निषेचन से पूर्व जो घटनाओं में दो घटनाएं हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन हो गया अर्थात नर में क्या हो गया? नर जनन कोशिका बन गई और मादा में मादा जनन कोशिका बन गई। तो अब जब बन गए तो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे, प्रजनन करेंगे। तो क्या होगा? नर युग्मक स्थानांतरित होगा कहाँ? मादा युग्मक के पास। तो उसी को क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यह लैंगिक जनन की दूसरी घटना है। पहली घटना कौन थी? पहले युग्मक बनेगा, युग्मक जनन, और दूसरी तब क्या होगा? युग्मक ट्रांसफर होगा। तो वही चीज है, यह लैंगिक जनन की दूसरी घटना है जो युग्मक जनन के बाद संपन्न होती है। और इस क्रिया में लैंगिक जनन के बाद, ठीक है, नर युग्मक अर्थात शुक्राणु ले लीजिए अगर मानव को एग्जाम्पल के रूप में ले, तथा मादा युग्मक अर्थात अंडाणु से मिलने के लिए, ठीक है, मिलने के लिए एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। भाई आपको क्या है? लैंगिक जनन में नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका दोनों को मिलना आवश्यक है। तो नर जनन कोशिका नर के पास है तो उसको मादा के पास पहुंचाने के लिए प्रजनन करना पड़ता है। तो प्रजनन के दौरान जब शुक्राणु क्या होता है? निकलता है, तो क्या होता है? मादा के युग्मक के समीप जाता है। ठीक है, ट्यूब के माध्यम से, प्रजनन मार्ग के माध्यम से, तो उसका वहां जाना ही क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो वही कह रहे समीप आ जाते हैं एक दूसरे के, जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। और यह युग्मक स्थानांतरण जो होता है जंतुओं और पौधों में क्या होता है? अलग अलग ढंग से होता है। अभी मैंने क्या कहा कि लैंगिक जनन पौधों में भी होता है, कुछ पौधों में और जंतुओं में, लगभग सभी जंतुओं में। तो जो जंतुओं में और पौधों में होता है, दोनों में एक तरह से नर युग्मक मादा युग्मक के पास नहीं पहुंचता, माध्यम अलग अलग है। ठीक है, तो वही कह रहा है जंतुओं और पौधों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण प्रजनन मार्ग, ठीक है, अर्थात योनि मार्ग से, फैलोपियन नलिका से होते हुए, ठीक है, मादा युग्मक के पास क्या होता है? नर युग्मक स्थानांतरित हो जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, जबकि पौधों में यह क्रिया जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से, वायु के या आदि माध्यम से क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण अर्थात नर मादा युग्मक के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को आप लोग नोट्स बनाने के लिए। फिर चलते हैं, थोड़ा सा और बचा है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी गाइस नोट करें। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसकी लास्ट हेडिंग बताते हैं, निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है। ठीक है, अभी आपने क्या देखा? निषेचन के पूर्व होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो अब हम देखेंगे निषेचन के बाद कौन कौन सी घटना होती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या कहा? निषेचन का मतलब कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों कोशिकाएं जब मिलकर जाती है ना, तो मिलने के बाद क्या बनता है? ठीक है,
कुछ नई संरचना बनती है जिसे जाइगोट युग्मनज कहते हैं, ठीक है। तो उसके मिलने क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो जब ये दोनों मिल गए तब क्या क्या होता है? क्या मिलने से ही बेबी बन जाता है? क्या मिलने से ही नई संतान का निर्माण हो जाता है? नहीं। तो और क्या क्या होता है आइए देखते हैं, ठीक है। तो निषेचन के बाद जो होने वाली घटनाएं हैं, जीवों में नर युग्मक व मादा युग्मक, ठीक है, अर्थात नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका, इसको बायोलॉजी में यंग से व्यक्त करते हैं, स्मॉल यंग से। नर जनन कोशिका हो या नर युग्मक हो, यंग से व्यक्त करते हैं। मादा जनन कोशिका हो या मादा युग्मक हो, यंग से ही व्यक्त करते हैं, स्मॉल यंग से, ठीक है। तो जीवों में नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन यानी मिलने के बाद युग्मनज अर्थात 2n का विकास होने को ही क्या कहते हैं? निषेचन के बाद होने वाली घटना कहलाती है, ठीक है। अर्थात निषेचन के बाद कौन सी घटना होती है? नर और मादा युग्मक से जो मिलकर युग्मनज बना है उसी के विकास को ही आगे वो क्या एक बेबी के रूप में कन्वर्ट होने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन के बाद होने वाली घटना या युग्मनज के अर्थात 2n बनने तथा इसके विकास की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन के बाद होने वाली घटना कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो नर युग्मक यंग से व्यक्त करते हैं जिसे नर जनन कोशिका कहते हैं, और मादा युग्मक इसे भी यंग से व्यक्त करते हैं, ये मादा जनन कोशिका। दोनों लैंगिक जनन में क्या होते हैं? मिलते हैं। ये नर युग्मक मादा युग्मक से जब मिलता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं और बनता युग्मनज है 2n। तो जो ये युग्मनज बना, ठीक है, मिलने के बाद निषेचन के बाद अब इसी का विकास होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। यही भ्रूण बाद में एक नए जीव का निर्माण करती है। तो इस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण, नए जीव के निर्माण की क्रिया को समझ लो क्या कहते हैं? निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं कहते हैं। किसमें? एनिमल्स में। प्लांट की बात करो उसमें कुछ और है, आगे बताएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है भ्रूण उद्भव, ठीक है भाई। मैंने क्या कहा? युग्मनज बन गया तो भ्रूण का निर्माण होगा, फिर नए जीव का निर्माण होगा। तो भ्रूण उद्भव का मतलब भ्रूण का उद्भव होना अर्थात उत्पन्न होना अर्थात भ्रूण का निर्माण होना। तो भ्रूण उद्भव का मतलब निषेचन के बाद, ठीक है, जब यन मिला अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक से जब मिला तो जो युग्मनज बना, इसी युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, जिसे भ्रूण उद्भव कहते हैं। अर्थात निषेचन के बाद युग्मनज से भ्रूण का विकास होना ही क्या कहलाता है? भ्रूण उद्भव कहलाता है, ठीक है। और इस क्रिया में क्या होता है कि जो युग्मनज होता है, ठीक है, अर्थात 2n, वो बारंबार कई बार क्या करता है? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे कई भागों में बार बार क्या होता है? समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है? समसूत्री विभाजन। याद रखना कि युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन करता है जिससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और वही नई कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं, और यही ऊतक आपस में मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, और यही अंग मिलकर के क्या करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं जंतुओं में, जैसे पाचन तंत्र, पोषण तंत्र, प्रजनन तंत्र, सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, और यही सारे तंत्र आपस में मिलकर के फाइनली क्या करते हैं? एक नए जीव शरीर का निर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं? एक नए जीव शरीर का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक नया जीव शरीर बन गया। अब वो क्या करेगा? प्रसव के माध्यम से बाहर आएगा। तो यही लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? यही लैंगिक जनन होता है, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लें सभी लोग फटाफट। तो सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब लगभग ये चैप्टर खत्म है। इसी में एक और हेडिंग की अगर हम चर्चा करें कि भाई कुछ पौधों में भी लैंगिक जनन हो रहा है, तो उसमें लैंगिक जनन अर्थात निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। एनिमल में तो आपने देखा युग्मनज, युग्मनज का विकास, भ्रूण, भ्रूण से बेबी का निर्माण। तो पौधों में भी निषेचन के बाद बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे पुष्प में ही लैंगिक जनन होता है, ठीक है, पुष्प में ही लैंगिक जनन होता है। तो जब जनन होता है उसमें क्या है? पुंकेसर गिर जाते हैं, सूखकर, दल दल पुंज सूखकर झड़ जाते हैं, वर्तिका ध्रुवर्तिका सूखकर लटक जाते हैं, और फल अंडा से फल बदल जाता है, बीजांड बीज में। यही परिवर्तन होता है। लेकिन चूंकि अगले चैप्टर में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का डिटेल पढ़ना है, इसलिए ये हेडिंग वहां पे हम आपको अच्छे से बताएंगे। और बाकी इस चैप्टर में जो भी पढ़ना था वो सारे पॉइंट हमने खत्म कर दिए। आपको इस चैप्टर का नोट्स पीडीएफ के माध्यम से इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।